हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, क्लास 11th के लिए जैक बोट्टरमोन सेशन 2022-23 के लिए हम लोग देख रहे थे। चैप्टर को फिनिश कर दिए थे, एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। आज एमसीक्यू देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसमें एक टॉपिक में जो डाउट था उसको भी क्लियर कर देंगे और बस बाकी सब कुछ क्लियर रहेगा। साउंड वगैरह, अगर एक लड़का कमेंट करा था भैया वेरी बैड वॉइस, तो वॉइस क्वालिटी तो ठीक है, वॉइस क्वालिटी तो ठीक है। किसमें क्या था कमेंट, हम उससे पूछेगा वॉइस क्वालिटी या फिर लैंग्वेज क्वालिटी बताओ, तो उसमें सुधार करेंगे। तो कमेंट फिर किया नहीं, तो चलिए तो होते रहेगा। वॉइस क्वालिटी लैंग्वेज क्वालिटी देखते रहना। पहले जिसमें डाउट था उसको क्लियर करके बाकी हम लोग एमसीक्यू देखेंगे आज, जो इम्पोर्टेंट देखना है। कहाँ थे, थोड़ा सा एक डेमोग्राफिक कंडीशन देख लिए थे। सब कुछ कंप्लीट हो जो जो 40 और 48 जो कन्फ्यूजन कर थे मोर्टेलिटी रेट, देखिए यहाँ पर ही डेमोग्राफिक कंडीशन में यहाँ पर भी हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट बताए थे। इम्प्लाई हाउ द सर्वाइवल रेट, यानी कि सर्वाइवल रेट कैसे, यानी कि ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, विच वाज नियरली 8/1000 पर एनम। पर 1000 पर एनम कहने का मतलब कि 1000 बच्चा है, 1000 बच्चा में 40 बच्चा जन्म लिया, सॉरी 48 जो देखे थे हम लोग गूगल करके, 48 और जिसमें 40 मर गया, यानी कि 8 ही बचा। 1000 बच्चा में कंपेयर करिएगा। इन्फांट मोर्टेलिटी रेट बता दिए थे, वो तो 218 का 218, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 218 ही है, तो उसको याद रखें। अभी 32 या 33 है कुछ। अभी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो एनसीईआरटी बुक का भी देख लेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू देखेंगे अलग से। तो इन्फांट मोर्टेलिटी रेट 218 था, 1000 बच्चा में 218 बच्चा मतलब क्या बता, मर जाता था, तो उतना इन्फांट मोर्टेलिटी रेट था। और 8 था आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि 1000 बच्चा में 8, यानी कि 1000 बच्चा में 8 ही बच्चा जीवित रह पाता था। 8 ही बच्चा जीवित नहीं, वो तो इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 218 में मरता था, बाकी सब जीवित रहता था। तो वहाँ पे नहीं, 1000 बच्चा में 40 बच्चा मतलब नया उसमें 1000 बच्चा है, 1000 पॉपुलेशन है, तो 1000 पॉपुलेशन में 48 नया बच्चा का जन्म हुआ और 40 बच्चे मर गए। इसको ऐसे समझिएगा। तब वहाँ पे 8 निकलता था, 8 में से हम लोग के 8 देखते थे, जो भी रेट ग्रोथ रेट आया। लेकिन पर कैपिटल इन्फांट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1000 बच्चे में कितने बच्चे जीवित, नया बच्चा 1000, सारे के सारे नए बच्चे, तो सारे के सारे नए बच्चे में 1 साल के अंदर और कितने बच्चे मर गए, तो इन्फांट मोर्टेलिटी क्या बोलते हैं, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट होता है। और यहाँ पे 1000 का बात करा कि 40 नए मतलब जन्म लिया, 48 जन्म लिए, 40 मर गए 1000 में। हर साल 1000 पॉपुलेशन है, तो उसमें से इतना जन्म लिया, इतना मर, इतना, तो ऐसे करके देखा जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन था, कल समझाए नहीं थे, इसको अच्छे से देखे समझे हम, तो उसके बाद समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले बुक में कुछ टर्म है तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए ठीक है। अब अगर इसको ऐसे समझिएगा कि 8/1000 पर है ना, यानी कि 1000 में 8 ही को बच्चा जीवित रहता था, तो वैसा नहीं होगा। 900 उतना कुछ थोड़े मरता होता, तो इन्फांट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई रहता। तो वैसा नहीं, जो भी समझा है वैसा ही सही है, वही वैसा ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए वहाँ चलते हैं, क्योंकि उसको बहुत समझे तो उसके बाद थोड़ा सोचे, तब जाके कंक्लूजन वही निकल पाया कि वैसा ही होगा। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमेशा पूछता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह को देखे थे, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम के बारे में सबसे पहले कौन कौन कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर भी पूछता है। देखिए दादा भाई न्यूरोजी आ गया, विलियम डिगबोई, क्या है फिनले, फिर भी या कारामा राव, ये सब का नाम आता है। दादा भाई न्यूरोजी का ज़्यादा आता है, तो इन्होंने ही नेशनल इनकम को एस्टिमेट करवाया था सबसे पहले। आर.सी. देसाई, राव, ये सब, तो ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग 85% पीपल कंट्री का पॉपुलेशन वहाँ पर लिव कर रहा था। ये सब डाटा को याद रखिएगा ना, ऐसे एमसीक्यू में अलग से करवाएंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा सा पूछ देता है तो दिक्कत होता है, ठीक है। रिवेन्यू सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट के बारे में बताए थे, ठीक है। और इसके बाद था लैंड सेटलमेंट, वही उसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर, भूमि सुधार, तो वही लैंड सेटलमेंट हो गया। इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो कुछ वैसा खास था नहीं। टिस्को फिर 1907 में क्या बना था, टिस्को कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट भी कभी कभी पूछता है, तो डेट को याद रखिएगा। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वगैरह में कुछ नहीं। यहाँ पर हमको जो दिखाना है उसको थोड़ा सा देख रहे हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, तो देखेंगे ग्रोस वैल्यू इसको बोलते हैं। ग्रोस वैल्यू एडेड, फॉरेन ट्रेड में कुछ डाटा वगैरह जो होगा, तो डाटा वगैरह को याद रखना रहता है। श्रीलंका वगैरह सब होता होगा तो सब दिया होगा, देखिए है ना। ब्रिटेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल विद अदर कंट्री बताया था, लाइक चाइना, श्रीलंका और समय पर्सिया, ईरान, ये सबसे पहले होता है। तो स्वेज कैनाल, ब्रिटिश, ये सब तो चैप्टर में पढ़ाया हुआ है सब। एनसीईआरटी का सब कुछ पढ़ा है। डेमोग्राफिक कंडीशन, हाँ यहाँ पर ही डेमोग्राफिक कंडीशन यहाँ पर ही पूछता है कि सबसे पहले जनगणना कब हुआ था। इस डेट को याद रखिएगा, हमेशा इस डेट को पूछता है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले जनगणना कब हुआ था। तो 1881 को याद रखिएगा, ठीक है।
और डेमोग्राफिक कंडीशन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्वेज कैनाल के बारे में देख लिए थे, स्वेज कैनाल कब हुआ तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। कोई रेड सी, लाल सी के बारे में दिया होगा, ओशियन, अफ्रीकन ओशियन, ईस्ट ओशियन के बारे में, तो थोड़ा सा गल्फ ऑफ स्वेज कैनाल देखिए। मेडिटेरियन सी भी थे, गल्फ ऑफ स्वेज एंड आर्म ऑफ रेड सी का आर्म था, तो गल्फ ऑफ स्वेज जो मेडिटेरियन सी दोनों के बीच में बना था। तो इतना नहीं पूछता है, सिर्फ डेट पूछेगा कब बना था। और डेमोग्राफिक कंडीशन यहाँ पर बहुत कुछ डाटा यहाँ पर मिलेगा, देखिएगा। इन्फांट मोर्टेलिटी रेट देखिए 218 का 218 पर थाउजेंड इन कंट्रास्ट टू प्रेजेंट अभी आपका 33 है, प्रेजेंट में पूछेगा तो 33। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय कितना था, 32 ईयर था, अभी कितना है 69 ईयर है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कितना जीवन जीने का आपका एज कितना हुआ। तो ये सब देख लीजिएगा। 32 यहाँ पर 33 आपका मोर्टेलिटी रेट प्रेजेंट का है, और 17 70 हो गया। चलिए हाँ, डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब कि चेंजिंग कब हुआ था, सबसे पहले 1921 में लाइफ चेंजिंग हुआ सब कुछ। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 में, ये पूछेगा डिवाइड वाला रूल 1921 जो होता है ना। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन आफ्टर 21 1921 के बाद, यानी डेमोग्राफिक कंडीशन लोगों का रहन सहन, लोगों का मतलब कि जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो 1900 के बाद अलग 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 कंडीशन था, 1921 से पहले अलग कंडीशन था। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सभी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट को अलग से छांट कर बता दिया, बाकी और कुछ चैप्टर में था नहीं। 74 से 75, बाकी हम लोग एमसीक्यू डायरेक्ट देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो रेलवे वगैरह बनवाया था, तो सब याद रखिएगा। 1900 का डेट यहाँ पे दिया होगा ना, 1953 था, तो सॉरी 1853 यानी 1850 रखिए। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया 1850 में, तो इतना को रखना 1853 में, चलिए 50 में, बाकी कुछ होगा नहीं। कंक्लूजन है, उसका रिकैप है। चलिए अब एमसीक्यू डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। वीडियो कितना मिनट का, 6-7 मिनट का बना, तो मेन पॉइंट बता दिए, समझा दिए। अब देखिए इन्फांट मोर्टेलिटी रेट 218, तो 218 बच्चे जीवित रह रहे हैं 1000 में, तो बाकी जो भी 1000 में से 218 माइनस करिएगा तो 8 तो बचेगा नहीं, 8 तो बचेगा नहीं, तो उतना आदमी जीवित रहता था। 8 करने का मतलब कि 1000 में नए 48 जन्म लिए और 40 मर गए, तो वैसे यहाँ पर उस कंडीशन में। चलिए ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का हम लोग मेन तो देख लीजिए, जो देखना था एक्स्ट्रा में कहीं से देखा तो उसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चैप्टर वही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है। इसके बाद चैप्टर सेकंड देखेंगे 1950 से लेकर 1900 क्या बोलते हैं 90 तक क्या कंडीशन था, तो उसके बारे में। तो अभी इसको देख लें, तो उसके बाद देखेंगे उसको। चलिए इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोग्राफिक, देखिए डेमोग्राफी जो बताया फर्स्ट में वही क्वेश्चन दे दिया जो ही पढ़े थे हम लोग, कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो चेंजिंग हो तो हिस्ट्री में विच ईयर वाज रिकॉर्डेड हैज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड होगा, यहाँ पे ग्रेट कटा हुआ है, ग्रेट डिवाइड। तो आपको आंसर बताना कौन यहाँ पर करेक्ट होंगे। एक सेकंड, अभी जस्ट देखा था इसका आंसर। इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में लोगों का रहन सहन में जो चेंजिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो चेंजिंग आता है, तो उस हिस्ट्री में बताइए कि कौन सा ईयर है जिसमें रिगार्डेड है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जहाँ पे बढ़ता है, यानी कि 1921 से पहले 1921 के बाद ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर 1921 जो बताए थे तो वही करेक्ट होगा, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आंसर देख लेते हैं उसके बाद। चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी का मेन पॉइंट दिखा दिए, क्योंकि ज़्यादातर इस चैप्टर से डेट ही पूछता है, तो मेन में जो डेट था तो उसको दिखा दिए ताकि कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि फैक्ट ही पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में लिखने को रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो फैक्ट पूछेगा। चलिए वेन वेयर द रेलवे इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब हुआ था, अभी जस्ट देखे थे, सारा भी देख के आ रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि देखे नहीं है, तो 1850 ही करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है, सारा क्वेश्चन देख के आ रहे हैं। द फर्स्ट सेंसस डाटा वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय सबसे पहले डाटा कब कलेक्ट किया गया था, तो 1881 में, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको आज़ादी के बाद का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आज़ादी के पहले का ब्रिटिश रूल के समय का, आज़ादी के बाद शायद 54 या क्या उसका भी डेट क्लियर मालूम नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, तो आज़ादी के पहले का है 1881। चलिए इसके बाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ऑनर्ड बाई, आज़ादी के समय ज़्यादातर लैंड क्या ऑनर कौन था, मालिक किसके द्वारा था, तो फार्मर के पास, जमींदार, लेबर या ऑल ऑफ दीज, तो ज़्यादातर जमींदार के पास यहाँ पर लैंड आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर जमींदार होना चाहिए, चलिए ठीक है जमींदार, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ये भी देख कर आ रहे हैं हम लोग। व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय कितना था, उस समय 32 ईयर ही था, ठीक है, मात्र 32। ऐसा क्यों था, क्योंकि बहुत बीमारी वगैरह फैलते रहते थे, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी सही नहीं था, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही लो था। 44 नहीं, अभी एनसीईआरटी का डाटा हम लोग देख के आ रहे हैं, तो 32 था। अभी बुक में देखे ना, तो जो एनसीईआरटी बोलेगा वही ना, 33 आपका 33 था क्या,
एक सेकेंड, 33 उसमें क्या था, 33 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी हो गया, ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अभी हो गया। तो उस समय 32, ये अभी देखे तो 44 तो होगा नहीं, 32 या 33 था आपका, 33 था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 32 आपका एज था और 79, तो यहाँ पर 32 ही करेक्ट होगा। तो ये गलत आंसर है, 32 करेक्ट होगा, देख लीजिएगा इसका थोड़ा सा एनसीईआरटी देखे थे जस्ट। चलिए, ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड, सॉरी, इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल सोन, इसीलिए हम एमसीक्यू का पीडीएफ देते नहीं टेलीग्राम पे, क्योंकि बहुत सारे आंसर गलत रहते हैं, तो गलत याद करके जाइएगा। इसीलिए बोलते हैं कि एमसीक्यू को लिख के याद करिए, लिखने से याद होता है, और लिखने से यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा तो उसको बताएंगे, जहाँ पर कन्फ्यूजन है तो बता दिए कि एनसीईआरटी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल सोन बाई, तो किस प्रकार था, हाई डेथ रेट, बर्थ रेट, या लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या हाई लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों हाई था तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो था तो ऐसा ही था, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में। तो हाई बर्थ रेट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, तो देखिएगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का, या आज़ादी का शाम का भारत का जो इकोनॉमी था, सिस्टम था, अर्थव्यवस्था था, वह कैसा था। अंडर डेवलप, डेवलप नहीं कर, डेवलपमेंट से मतलब डेवलप नहीं किया था, अंडर डेवलप था, डेवलपमेंट की आवश्यकता थी। डेवलपिंग, डेवलप कर रहा था। स्टेगनेंट, रुका हुआ था, या फिर सेमी फीडबल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ना कि स्टेगनेंट, एनसीईआरटी हम लोग पढ़े थे डाटा में, तो रुका हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होंगे किसी भी हाल में, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है अंडर डेवलप। हाँ, अंडर डेवलप भी था, लेकिन अंडर डेवलप तो था ही, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए होगा, ठीक है, एग्जाम में इसको मारिएगा, सी को, ठीक है, दोनों था, ए और सी दोनों में बेस्ट आपका सी होगा, रुका हुआ था, ठीक है ना। अंडर डेवलप भी वही डेवलप नहीं कर पा रहा, रुका हुआ है, तो बातें बराबर है, लेकिन दोनों में मोस्ट आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अंडर डेवलप है, कुछ कुछ डेवलपमेंट है, कुछ कुछ बाकी है, और स्टैंडर्ड में रुका हुआ था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पर कुछ कुछ हो रहा था, कुछ कुछ रुका हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, बहुत आंसर इसमें गलत दिया है। ऑल ऑफ दिस, दोनों बोथ हो रहा था, ये भी तो दोनों सही था। चलिए, स्वेज कैनाल कब हुआ था, स्वेज कैनाल ओपन फॉर द ट्रांसपोर्ट इन कब हुआ था, 1869, इसका डेट नहीं दिखाया था, लेकिन याद रखिएगा 1869। इस चैप्टर से आपको ज़्यादा डेट ही पूछेगा, ज़्यादातर डेट ही पूछेगा, ठीक है। तो ये सब एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। पिछले बार भी ये सब पूछा था, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछा था। पिछले ईयर का मॉडल सेट का सोल्यूशन वगैरह बनाया हो तो देख लीजिएगा, चैप्टर भी तो सब कुछ। आप लोग के पास 2 चैप्टर और बचा है, पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो 1950 और 1950 से 90 तक के जो इकोनॉमी था, उसके बाद लास्ट में एलपीजी पॉलिसी, तो खत्म हो जाएगा सारा चैप्टर। हु मेड द सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स अबाउट द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड के समय सिग्निफिकेंट एस्टिमेट जो मुख्य कार्य कौन किया था, एस्टिमेशन कौन किया था, कैलकुलेशन अबाउट कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो दादा भाई न्यूरोजी, दादा भाई न्यूरोजी का ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होंगे। ये भी थे और ऑल ऑफ दीज होंगे, ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन है नहीं, वीके आर भी राव, ठीक है, वीके आर भी राव भी थे, लेकिन दादा भाई न्यूरोजी का ज़्यादा नाम फेमस है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, तो ऑप्शन नंबर दोनों मारिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन दादा भाई न्यूरोजी ही मारते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये राहत थी, इनके सहायता से किए होंगे, तो इंडियन थे ना ये सभी, तो देखिएगा इसका भी एनसीईआरटी में तो दिखाए थे, सारा का नाम दे रहा था। सबसे पहले तो दादा भाई न्यूरोजी का दिया था, तो सबसे पहले दिया तो उन्हीं का नाम देखेंगे हम लोग, तो दादा भाई न्यूरोजी होता है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या क्या भराएगा, फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको याद करना होगा ना, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा भराएगा नहीं, जो भराएगा उसी को याद करना होगा, तो सोचने तो कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी सोच के देखिए, अगर कुछ पकड़ा जाता है तो ठीक है, नहीं पकड़ा था तो हम लोग याद करेंगे उसको। द ग्रोथ ऑफ द एग्रीगेट रियल आउटपुट लेस देन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, क्या था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 1950 के बाद में, 1950 के बाद में 2000 के पहले बीच में, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन, कितना से कम था ड्यूरिंग द ब्रिटिश हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो यहाँ पे दिखना होगा, ऐसा तो याद है नहीं, 2%, 2% से भी कम था, तो याद रखिएगा 2% से भी कम था, कब 1990 से लेकर 2000 के बीच में कंट्री का ग्रोथ या रियल आउटपुट जो होता है, तो ये तो ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट लेस देन 2% ड्यूरिंग द ब्रिटिश, यानी कि कंट्री का ग्रोथ कहिए, ठीक, कंट्री का ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट, कितना प्रोडक्शन जीडीपी वगैरह सबको देखा जाता है, तो वही आपका रियल आउटपुट यानी ग्रोथ ही कंट्री का 2% से भी बहुत ही कम था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूर्ण रूप से जो आउटपुट आ रहा था रियल आउटपुट एग्रीगेट रूप से, तो उसका ग्रोथ 2% से भी कम था। तो फिर इन द ब्लैंक तो ऑब्जेक्टिव में देखा तो थोड़ा सा याद रखिएगा 2% से कम था, टिक मारना होगा 2% से कम। चलिए, इंडियन इकोनॉमी वाज ANN इकोनॉमी जो भी होगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय कैसा इकोनॉमी था,
तो भारत का इकोनॉमी कैसा था, देखिए आंसर इसका एग्रारियन, ठीक है। इकोनॉमी कुछ भी ना पूछ सकता है, लेस मेरे क्या भराएगा तो उसको याद करना होगा, यानी कि क्या है एग्रेरियन, मैंने एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, तो यहाँ पर एग्रेरियन जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, उस समय ज़्यादातर एग्रीकल्चर 85% तक था। चलिए 12 में क्या ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज द बर्डन ऑफ रेवेन्यू ऑन फार्मर, कौन एग्रीकल्चर जो था इंक्रीज करता था बर्डन ऑफ रेवेन्यू ऑन फार्मर में, तो यहाँ पर तो ज़्यादातर होगा, देख लीजिए इसका भी आंसर, देखिए हमें याद नहीं आ रहा है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज द बर्डन ऑफ रेवेन्यू ऑन फार्मर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का व्यापार, एग्रीकल्चर का व्यापार कैसे, क्योंकि ज़्यादातर कैश क्रॉप उगाने के लिए बोलता था, तो कैश क्रॉप यानी कि एग्रीकल्चर होगा, सबको बेचेगा, पैसा कमाएगा, तो उससे क्या होता था, इन लोग को बर्डन हो जाता था रेवेन्यू लौटाने में, रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, इंडिको है, जूट है, उसके बाद कॉफ़ी वगैरह सब कैश क्रॉप करवाता था, तो उससे सारा का सारा जो भी रेवेन्यू आता था ना सेल करने पे, तो सब देना पड़ता था फार्मर को। तो ये भी हो गया। इसके बाद 30 नंबर देख लीजिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफर्स द ग्लिम्स ऑफ स्ट्रक्चर, क्या इसका आंसर होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जो ग्लिम्स मैंने चमचमाता एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, तो वही आपका झलक चमक जो बोले ग्लिम्स हो, तो करा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफर से ग्लिम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सब व्यवसायिक काम करते देखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर व्यवसाय कहाँ पर एग्रीकल्चर में था, तो वर्किंग पॉपुलेशन जितने भी काम करने वाले थे अलग अलग सेक्टर में अपने इकोनॉमिक्स ऑफर से ग्लिम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो उसी का सब क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को सब दिखाते थे, क्योंकि काम करने का जो सिस्टम उसी को सब कुछ, तो ज़्यादातर सिस्टम किसी पर बेस्ड था, सब पॉपुलेशन जितना भी था तो सब एग्रीकल्चर पे था, तो ऑक्यूपेशनल व्यवसाय के जितना भी था लोग व्यवसाय को दिखाते थे, व्यवसाय को दर्शाते थे। इसके बाद 14 में क्या कह रहा है, द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर द 1921, तो इसका तो डेट याद है 1921 इन इंडिया, तो 1921। इसके बाद कितना है, वो भी है थोड़ा सा, बहुत क्वेश्चन है वो, हम बोला खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ देते हैं थोड़ा सा। सेकंड स्टेज हो गया, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, इसको याद ही करना होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, फिल इन द ब्लैंक्स में याद ही किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स देगा, इंडियन इकोनॉमी सर्व है तो सोर्स ऑफ क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड मार्केट फॉर इट्स फिनिश गुड्स, तो इंडियन इकोनॉमी सर्व है क्या, रॉ मटेरियल देख लेते हैं, रॉ मटेरियल, चलिए ठीक है, कुछ कुछ सोचिएगा तो आंसर खुद से मिल जाता है, जिसका नहीं मिला तो उसको, चलिए इसमें क्या भरेगा, वेर डेवलप बाय द ब्रिटिश राज हैज ए मीन्स ऑफ इनलार्ज द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स, इसमें क्या भरेगा, रेलवे डेवलप, तो चलिए ठीक है, ब्रिटिश राज मीन्स ऑफ इनलार्ज द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स, रेलवे सब कुछ प्रोवाइड करता है लार्ज मार्केट, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया कब, 1850 होगा, 1850, ठीक है। द इंडिपेंडेंट सेक्टर ओनली इतना परसेंट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इवन द इंडिपेंडेंस, द टर्सरी सेक्टर कहता था 17.2%, ये सब डाटा को याद रखिएगा, ठीक है। और इंडिया द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसन अंडरटेकन 1881 में, इंडिया वाज द प्रोस्पर्स एंड वेल्थन इकोनॉमी पीरियड, ट्रू और फॉल्स बताना है, तो पीरियड के एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल का समय, तो ट्रू सही था, ब्रिटिश रूल से पहले, पीरियड टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले इसका पूरा प्रोस्पर था, समृद्ध था, वेल्थी था, क्योंकि हम लोग का बाहर से व्यापार वगैरह होता था, तो सब कुछ वर्ल्ड में फेमस है इंडिया का मार्केट, तो ब्रिटिश से पहले पीरियड टू एडवेंट और ब्रिटिश रूल का आने से पहले यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही अच्छा था, ट्रू है। चलिए इसके बाद कॉलोनियल रूल डिस्ट्रॉय द इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यहाँ पर ट्रू होगा, ट्रू है, चलिए ठीक है, कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया था कॉलोनी का पीरियड, जो भी कॉलोनियल रूल यानी कि अंग्रेज लोग का रूल। चलिए इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest in India, एक सेकंड, इसका आंसर देखिए फॉल्स है, क्या है थोड़ा क्वेश्चन समझा देते उसके बाद ना, ऐसे नहीं होगा। कह रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, ठीक है, इन इंडिया वेयर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन, जो ज़्यादातर सोचता था प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया, भारत का आर्थिक इंटरेस्ट क्या है तो उसको प्रमोशन करने, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसा सोचता था, विचार करता था, तो ऐसा तो करता नहीं था, तो इसलिए फॉल्स हो गया था, बर्बाद करना है तो केवल अपना काम करता था। चलिए इंडिया वाज द रिड्यूस एन इम्पोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी गुड्स मतलब इम्पोर्ट नहीं करता था यहाँ प्राइमरी गुड्स का, तो यहाँ पर इंडिया वाज रिड्यूस टू एन इम्पोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, फॉल्स होगा, प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता था यहाँ पर, फॉल्स है ना, प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, इम्पोर्ट नहीं, इम्पोर्ट में कोई रिडक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद प्राइमरी गुड्स वही सब रॉ मटेरियल्स, द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एक्सपेंडेड बाय सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज़्यादा हुआ था उस समय, तो यहाँ पर तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हाँ होगा,
इंडस्ट्रियल सेक्टर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो यहाँ पर भारत में नहीं, बाहर में ना, यहाँ पर तो कम ही होगा, यहाँ का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम करता था। तो चलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पर फॉल्स याद रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने से खुद से एक बार पढ़िएगा सारे को, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट टाइप का ऐसा देता है, कभी कभी पूछेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, चैप्टर पढ़ा दीजिए इसलिए ऊपर ऊपर बता रहे हैं, वो तो ढंग से पढ़ नहीं रहे। द एम ऑफ डेवलपिंग पोस्टल एंड कैट टेलीग्राम वॉज इन्हांस द इफिशियंसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ ये तो सही होगा, ये तो ट्रू होगा, ये तो ट्रू होना चाहिए। देख लेते इसका, ट्रू है, क्योंकि उसका एम ही था क्या, डेवलपिंग पोस्टल टेलीग्राम दोनों को डेवलप क्यों कराना, वॉज टू इन्हांस द इफिशियंसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कार्यकुशलता अच्छे से सही से हो, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट आपका मैचिंग है, मैच करना है, फिर इन द ब्लैंक्स है, क्या मैचिंग है तो इसको देख लीजिए, उससे क्या होगा, डेट वगैरह याद रहेगा। तो ये सब पूछता है कभी कभी ना। तो फर्स्ट क्या है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, ग्रेट डिवाइड है, यानी कि जो बांटा था डेमोग्राफिक कंडीशन को, तो 1921, यानी कि फर्स्ट का 1921 का फर्स्ट का एफ होगा, फर्स्ट का एफ होगा, ठीक है ना। 1921 यहाँ पर दिया। चलिए सेकंड क्या है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया कब किया था, तो सेकंड का ये हो जाएगा, सेकंड का ये हो जाएगा 1850 में। ओवरऑल लिटरेसी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 16% था, और महिला का 7% था, महिला का फीमेल लिटरेसी रेट 7%, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। द टिस्को प्लांट बिगेन प्रोडक्शन, क्या टिस्को प्लांट कब हुआ था, तो टिस्को के बारे में भी हम लोग देखे थे, टिस्को के बारे में भी चैप्टर में देखे थे, 1912 होगा, 1912 होगा, ठीक है, क्योंकि देखे थे 1912 में टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो भी था। इसके बाद स्वेज कैनाल ओपन कब हुआ था, स्वेज कैनाल 1889 में होगा, 1869 में। तो ये सब डेट को याद रखिएगा, यानी कि 6 का सी होगा। तो यहाँ पे आंसर सभी का दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ग्रेट डिवाइड जो 1921 एफ है, ब्रिटिश यूनिट 70 ये है, ओवरऑल 16, फीमेल का 7, टिस्को 1912 और स्वेज कैनाल 1859। देख रहे हैं ज़्यादातर डेट है, तो इस चैप्टर से डेट ही फैक्ट ही पूछेगा, जो कि नोट्स में ज़्यादातर नहीं था, तो उसको एनसीईआरटी बुक से दिखा दिए। और भी लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, फिर ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्या बोलते हैं एमसीक्यू वगैरह मॉडल सेट से और आएंगे तो और कराया जाएगा। बस आज के लिए ताही पढ़िए, ताही सीखिए, और थोड़ा बहुत खुद से पढ़ते रहेगा तो ज़्यादातर रिकॉल होते रहेगा, रिवीजन वगैरह करते रहेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए ताही मेरे दोस्त, खुद सीख पाते वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी दिक्कत तो कमेंट वगैरह करिए, व्हाट्सअप वगैरह करिए, जहाँ से पूछना है पूछ सकते हैं, और पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।